नमस्कार दोस्तों, सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ रामाकांत शर्मा। देखिए दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हमने जो हमारा हिंदी का एक टॉपिक था काल, उसके बारे में चर्चा की थी और उसे क्रमबद्ध तरीके से जिस प्रकार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से हमने उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा था और एक ही वीडियो में हमने काल के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आइए दोस्तों, आज हम दूसरा टॉपिक जो कि एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, समास, उसके बारे में परिचर्चा करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं समास। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका अर्थ जानना जरूरी होता है कि समास क्या होता है। जैसे हमने वहां जाना कि काल होता क्या है, तो समास होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसे समास कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटे रूप में कहना, यानी कोई भी वस्तु है, विषय है, उसे संक्षेप में कहना ही क्या कहलाएगा, संक्षिप्तीकरण कहलाएगा। कोई भी विषय वस्तु है उसे यदि हम छोटे रूप में कह रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, संक्षिप्तीकरण कहलाएगा। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षिप्तीकरण। देखिए दोस्तों, समास जहां दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और उनका संक्षिप्तीकरण करके उनको छोटा रूप बना दिया जाए तो वह समास कहलाता है। जैसे देखो, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब यहाँ कितने सारे शब्द है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब इसको मिलाकर बना दिया रेलगाड़ी, यानी इतना बड़ा रूप था, विस्तृत रूप था और उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो यही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। किसे कहेंगे, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। संक्षेप में कहना, छोटे रूप में कहना। देखिए, जब हम समास करते हैं यानी समस्त पद बनाते हैं या सामासिक पद बनाते हैं तो वहां मुख्य भूमिका रहती है दो पदों की। एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद क्या होगा, पहले जो पद है, आगे जो पद आया हुआ है उससे तो पूर्व पद कहेंगे और बाद वाला जो पद है उसे उत्तर पद कहा जाएगा। ठीक है। समास में सामान्यतः दो शब्दों का प्रयोग आपने देखा होगा, एक तो समास विग्रह और एक समास पद। कहीं कहीं पर आपको सामासिक पद नहीं मिलेगा। मन में प्रश्न उठता है, यदि हम नए नए हैं, समास पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मन में प्रश्न उठता है कि समास विग्रह क्या होता है या समास पद क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व पद और उत्तर पद, इसके बीच में बहुत सारे परसर्ग होते हैं यानी कारक चिन्ह होते हैं। कोई सा भी, सभी का अलग अलग क्या होगा, कारक चिन्ह होगा। तो कोई सा भी कारक चिन्ह है या उसके साथ शब्द आ रहे हैं तो उन शब्दों का लोप करके पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर जो एक पद बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में आई हुई विभक्ति चिन्हों या शब्दों का लोप करके जो पद बनाया जाता है वो तो क्या कहलाएगा, समस्त पद। क्या कहलाएगा, वह समस्त पद। और समस्त पद में जो शब्द आता है, पूर्व पद और उत्तर पद, उसको अलग अलग करके उसके बीच में कारक चिन्हों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो उसका समास विग्रह कहलाता है। यानी उसके अर्थ के आधार पर उसका विभाजन कर देते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में आई हुई विभक्तियों या शब्दों का लोप करके जो एक पद बनाया जाता है वह समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है और उसका टुकड़ा करना ही क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा।
यानी पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग लिखेंगे और उसके अर्थ के अनुसार जिन शब्दांशों का या शब्दों का या कारक चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग हो उनका प्रयोग करके उसको लिखते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। आगे बढ़ो देखिए दोस्तों, समास के प्रकार या भेद इसके बारे में चर्चा करें। सामान्य यदि प्रश्न बनता है कि समास कितने प्रकार का होता है, प्रश्न बने कि समास कितने प्रकार का होता है, तो हम कह सकते हैं कि समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। हिंदी में समास 6 प्रकार का होता है। सामान्य प्रश्न पूछे कि समास कितने प्रकार का है तो हम कह सकते हैं कि 6 प्रकार का है। यदि प्रश्न में यह दिया हुआ हो कि पद की प्रधानता के आधार पर, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर पद के स्थान पर अर्थ भी मिल सकता है, अर्थ की प्रधानता के आधार पर या पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, तो देखिए दोस्तों उसमें विशेष ध्यान रखेगा। जहां पर पद की प्रधानता के आधार पर समासों के प्रकार पूछे जाए तो वहां विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस आधार पर समास 6 प्रकार का नहीं होकर 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा होगा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास होता है। आप कहोगे ये तो 6 प्रकार का होता है। हाँ, 6 प्रकार का होता है। एक कर्मधारय भी होगा और एक द्विगु भी होगा। पर यदि ये पूछा जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का है तो फिर आपको 4 ही बताने हैं। कितने बताने हैं? केवल 4। देखिए ये अंतर क्या है। हमने पढ़ा कि समास विग्रह करें या समस्त पद बनाए वहां पर पूर्व पद और उत्तर पद की क्या होती है? भूमिका होती है। तो देखिए प्रधानता देख रहे हैं हम, कहीं पर पूर्व पद की प्रधानता होगी तो ये समास का एक प्रकार हो गया। कहीं पर उत्तर पद की प्रधानता है, ये समास का दूसरा प्रकार हो गया। कहीं पर दोनों की ही प्रधानता है, यानी दोनों ही अपना महत्व रखते हैं। दोनों पूर्व पद में जो शब्द आ रहा है और उत्तर पद में जो शब्द आ रहा है दोनों ही अपना महत्व रखते हैं, तो फिर वहां उभय पद की प्रधानता होती है। उभय पद मीन्स दोनों पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही प्रधानता होती है। उसके बाद यदि दोनों की ही प्रधानता नहीं है, दोनों की ही क्या नहीं है? प्रधानता नहीं है, न तो पूर्व पद की है न उत्तर पद की है, तो अन्य पद प्रधान हो गया। इसका मतलब पद की प्रधानता के आधार पर 4 विभाग कर दिए। एक में पूर्व पद प्रधान है, एक में उत्तर पद प्रधान है, एक में दोनों पद प्रधान है, एक में दोनों ही पद प्रधान नहीं है। तो इस पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का होगा। अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 4 माने। ये 4 ही क्यों माने? देखिए अवयवी भाव जो समास है उसमें पूर्व पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। यानी पूर्व पद क्या होता है? यहाँ प्रधान होता है। मैंने कहा एक में पूर्व पद की, एक में उत्तर पद की, एक में दोनों की और एक में दोनों की नहीं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में उभय पद की प्रधानता होती है। उभय यानी दोनों पद, पूर्व पद भी प्रधान होगा, वह भी अपना महत्व रखेगा और उत्तर पद भी अपना महत्व रखेगा। बहुब्रीहि समास न तो पूर्व पद प्रधान है न ही उत्तर पद, दोनों की कोई प्रधानता नहीं है। कोई अन्य पद की प्रधानता हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। देखिए मैंने एक शब्द लिखा प्रधानमंत्री। मैंने कहा प्रधानमंत्री आए हैं। कौन आए हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री महोदय आए हैं। कौन आए? प्रधानमंत्री आए। अब मैंने इस प्रधान के आगे एक उपसर्ग जोड़ दिया। क्या बना? उप प्रधानमंत्री। क्या बन गया दोस्तों? उप प्रधानमंत्री। अब मैंने कहा कि उप प्रधानमंत्री आए हैं,
अब मैं आपसे पूछो, प्रधानमंत्री आए हैं? नहीं। कौन आए हैं? उप प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी आए हैं। उप प्रधानमंत्री तो अलग होता है, प्रधानमंत्री अलग होते हैं और उप प्रधानमंत्री अलग होते हैं, दोनों अलग अलग है। तो देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री थे और यहाँ उप उपसर्ग जोड़ते ही उनका अर्थ ही बदल गया। उप प्रधानमंत्री कोई अन्य हो गए, कोई दूसरे प्रश्न के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री अपना महत्व रख रहा था, लेकिन जैसे ही उपशब्द जोड़ दिया और शब्द बन गया उप प्रधानमंत्री, तो शब्द का अर्थ ही बदल गया। पहले तो प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उप जोड़ते ही उप प्रधानमंत्री यानी किसी दूसरे के लिए कहने लग गए। इसका मतलब यहाँ दोनों में से किसकी प्रधानता है? उप उपसर्ग की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? उप उपसर्ग की प्रधानता है। यह उप जुड़ते ही शब्द का बलवत क्या हो गया? अर्थ बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्व जो पद आया उप, इसने अर्थ बदला, यानी यहाँ किसकी प्रधानता है? पूर्व पद की प्रधानता है। अव्ययी भाव जो समास है इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसमें जो पूर्व पद होगा या तो वो कोई उपसर्ग होगा या कोई अव्यय होगा। यानी यहाँ जो उदाहरण लिया हमने उप प्रधानमंत्री का, ये किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग अव्ययी भाव समास में किया जाता है। वैसे तो कर्मधारय समास जो होता है वहां पर भी होता है, लेकिन विशेष रूप से उपसर्ग का प्रयोग अव्ययी भाव समास में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा देखिए, तत्पुरुष समास जो कि उत्तर पद प्रधान समास होता है। हम उदाहरण लेते हैं इसका। राजमाता शब्द लिया दोस्तों हमने, राजमाता। अब दो शब्द है यहाँ पर, इसका टुकड़ा करो, समास विग्रह राजा की माता। क्या हुआ? राजा की माता। मैं पूछो कि यहाँ पूर्व पद क्या है, तो कह सकते हो कि पहले तो क्या आ रहा है? राजा आ रहा है, यानी ये क्या होगा? पूर्व पद होगा। और माता क्या है? उत्तर पद है। अब मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर दोनों शब्दों में से किसकी प्रधानता है? दोनों शब्दों में से किसकी प्रधानता है? तो किसकी है? समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे समझो, मैंने कहा राजमाता आई है। अब मैं आपसे पूछूं कि राजा आया है कि उसकी माता आई है, तो और कोई कर सकता है कि राजमाता तो आई है पर माता ही आई है, राजा नहीं आया, राजा की माता आई है। तो आई कौन? माता। यानी यहाँ राजमाता शब्द में किसकी प्रधानता है? उत्तर पद की प्रधानता है। दोस्तों किसकी प्रधानता है? उत्तर पद की प्रधानता है। ये उदाहरण किसका है? तत्पुरुष समास का। यानी तत्पुरुष समास में उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। उत्तर पद ही अपना एक अर्थ रखता है, विशेष अर्थ रखता है। तीसरा देखिए, द्वंद्व समास। उभय पद प्रधान, यानी दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ लो। देखिए दोस्तों, यदि द्वंद्व शब्द का हम शाब्दिक अर्थ लें तो द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई कहाँ होती है? जब दोनों क्या हो? बराबर के हो। यानी जैसे एक राजा दूसरा भी क्या हो? राजा हो। राजा और रंक हो, यानी राजा और गरीब के बीच लड़ाई तो नहीं हो सकती है, दोनों क्या होंगे? राजा होंगे, बराबर होंगे। तो द्वंद्व लड़ाई कब होगी? जब दोनों क्या होंगे? बराबर। यानी दोनों पद क्या होते हैं? यहाँ पर बराबर होते हैं। जैसे कहा हमने शब्द लिया कि धंधे में तो लाभ हानि दोनों होती रहती है। हमने कहा धंधे में तो लाभ हानि दोनों होते रहती है। अब लाभ हानि शब्द दे दिया, हमसे पूछा कौन सा समास है, तो लाभ हानि होती है, इसका मतलब क्या है? लाभ भी होता है और हानि भी होती है। ये नहीं कह सकते कि भैया ना केवल लाभ हानि का मतलब लाभ ही होगा, ऐसा नहीं है। लाभ भी होता है और हानि भी होती है, इसलिए दोनों शब्दों का महत्व है लाभ हानि। धंधे में तो लाभ हानि होती है, यानी दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? अपना अपना महत्व रख रहे हैं। अब पूछे लाभ हानि में कौन सा समास है? जब दोनों ही शब्द अपना महत्व रखते हैं
तो वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, यानी उभय पद प्रधान होगा, दोनों पदों की क्या होगी वहां पर? प्रधानता होती है। यह क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। बहुब्री समास की बात करते हैं दोस्तों। बहुब्री समास जहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है। अब एक शब्द लिया हमने लंबोदर, इसका समास वगैरह होगा लंबा है उदर जिनका, है जिनका। हमने शब्द लिया लंबा है उदर जिनका, यानी जिनका पेट क्या है? लंबा है, बड़ा है। किसके लिए? गणेश जी के लिए। किसके लिए आया दोस्तों? गणेश जी के लिए। उनका पेट कैसा होता है? लंबा होता है। और देखो लंब कान, लंबे है कान जिनके, ये भी कौन है? गणेश जी है। अब देखो पूर्व पद लंबा या लंब और उत्तर पद क्या है? कान है। अब यहाँ लंब कान का मतलब क्या? लंबे कान है क्या? यहाँ यदि आपसे अर्थ पूछा जाए बताओ लंब कान क्या होगा, और हम गए लंबे कान, नहीं, गलत होगा। लंब कान का अर्थ होता है गणेश जी। अब यहाँ लंबा का मतलब गणेश जी नहीं है, और कर्ण का मतलब भी गणेश जी नहीं है। लंबा का मतलब लंबा और कर्ण का मतलब कान, तो दोनों पदों का कोई महत्व नहीं है, पर इन दोनों पदों के माध्यम से किसी अन्य का महत्व निकल रहा है, किसी अन्य का नाम निकल रहा है, गणेश जी। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जैसे और शब्द लेते हैं हम, पीताम्बर, नीलकंठ, पीताम्बर, नीलकंठ। पीला है अंबर जिनका, जिनके वस्त्र क्या है? पीले हैं, तो अर्थ निकलेगा भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु पीले नहीं है। भगवान विष्णु को अंबर यानी कपड़े भी नहीं है, लेकिन पीताम्बर शब्द का अर्थ कोई अन्य ही निकल रहा है, भगवान विष्णु निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ बहुब्री समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, कौन? भगवान शिव। तो भगवान शिव नीले भी नहीं है और भगवान शिव कंठ भी नहीं है। तो यहाँ इन दोनों पूर्व पद और उत्तर पद का महत्व नहीं है, किसी अन्य पद का ही महत्व है। जैसे कहा लंबोदर ने दर्शन दिए, तो हम कहें कि लंबे ने दर्शन दिए, गलत हो जाएगा। हम कहें कि पेट ने दर्शन दिए, गलत हो जाएगा। नहीं, किसने दर्शन दिए? गणेश जी ने दर्शन दिए। उनका मतलब जो लंबकर्ण का या लंबोदर का अर्थ निकल रहा है वो किसी और के बारे में निकल रहा है, किसी अन्य के बारे में निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बहुब्री समास है। फिर देखिए दोस्तों, अव्ययीभाव समास कहाँ पर होगा? जहां पूर्व पद की प्रधानता होगी, यानी पूर्व पद क्या होगा? बलवान होगा, वह अर्थ को बदलने का सामर्थ्य रखने वाला होगा। तत्पुरुष समास कहाँ होगा? जहां उत्तर पद की प्रधानता होगी। उत्तर पद ऐसा आएगा जो ही अर्थ की दृष्टि से बलवान होगा, वहां पर उत्तर पद की क्या होती है दोस्तों? प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती। दोनों पद ही क्या होते हैं? बलवान होते हैं। बहुब्री समास में अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती, यानी कि अन्य पद ही निकलता है। अब देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का। पहला व्यतिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास भी, व्यतिकरण तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। और जो दूसरा वेद है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसका ही अपर नाम, दूसरा नाम है कर्मधारय समास, और उसका ही वेद द्विगु समास माना जाता है। तो इन भेदों को हम विस्तार से अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षिप्तीकरण। समास विग्रह किसे कहते हैं?
यानी समस्त पद में आए हुए पूर्व पद और उत्तर पद को विभक्ति सहित या पदों सहित लिखना ही क्या कहलाएगा, समास विग्रह। और पदों का लोप और विग्रह में आए हुए विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो पद बनाया जाता है वह समास पद कहलाएगा। पद की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार पूछे तो हम 4 प्रकार बताएंगे। कितने प्रकार बताएंगे दोस्तों, 4 प्रकार बताएंगे। और केवल ऐसे ही सामान्य रूप से पूछे समास कितने प्रकार के, तो हम कर देंगे 6 प्रकार। पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इसमें भी पूछे, यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान समास कौन सा कहलाता है, तो हमें ध्यान होना चाहिए तत्पुरुष समास। अन्य पद प्रधान समास किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं बहुब्रीहि समास। उभय पद प्रधान समास कौन सा है, तो द्वंद्व समास। और पूर्व पद प्रधान समास कौन सा है, तो अव्ययीभाव समास होता है। बाकी ये जो भेद है इन भेदों के बारे में नहीं पूछा जाता, ये तो संस्कृत का अनुकरण करके हमने भेद किए हैं। संस्कृत में भेदीकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास 2 प्रकार के भेद होते हैं तत्पुरुष के। ये क्यों किया है यहाँ पर भेद, क्योंकि मन में प्रश्न उठता है कि जब ये 4 प्रकार के हैं तो फिर 2 प्रकार के कहाँ गए, तो उनको समझाने के लिए हम इनका भेद पढ़ते हैं। फिर वेदीकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का और समानाधिकरण को कर्मधारय कहते हैं और उसका ही भेद द्विगु माना जाता है। ये समास का सामान्य परिचय दोस्तों, क्या है समास का सामान्य परिचय। अगली क्लास में हम एक एक समास का विस्तार से क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट से में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और क्रमबद्ध तरीके से हम समास पढ़ेंगे और आगे के टॉपिकों को भी पढ़ते जाएंगे। जो विद्यार्थी अभी हमसे नहीं जुड़े हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो की सूचना उनको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी आशा के साथ इतना ही, धन्यवाद।